everyone, welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar where daily we used to have this session of news analysis. आज जो हमें कवर करना है आपके सामने एक लिस्ट है दैट विल टॉक अबाउट एंड उसमें एक एडिटोरियल है और काफ़ी ऊपर फिल्म्स और मीन से एसोसिएटेड आर्टिकल्स हैं. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में पढ़ेंगे. 28 जुलाई हर साल इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. राइट कैसे होता है, क्या रीजंस हैं, कितने टाइप्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है. सो विल टॉक अबाउट इट. फिर लाइफ मिशन सबने पढ़ा ही होगा, इन न्यूज़ काफ़ी टाइम से रहा है. सो इसके बारे में जानेंगे. आपके जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट सेक्शन से भी लिंक करता है. गवर्नमेंट intervention, government policies, and this mission is basically a movement. I would say a mass movement ही है. ये किस चीज़ का है वो समझेंगे, वो जानेंगे. गोबर्धन पोर्टल क्या है, क्या होगा इससे, ये आपके जीएस पेपर 2, पेपर 3 से लिंक करता है. देन वी हैव कंवल एंड अमराबाद टाइगर रिजर्व. अगर आप ये सेशंस शुरू से देख रहे हो तो आपको याद होगा ये कंवल टाइगर रिजर्व जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. मैं टाइगर रिजर्व्स को बहुत ज़्यादा मैप के थ्रू करवा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे, रिकॉल करते रहो. बाकी तो अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर मैं जो मर्जी कर लूँ याद नहीं रहने वाला. सो इसीलिए मेक श्योर दैट यू रिवाइज. एंड जो सेशंस फ्रॉम स्टार्टिंग देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा हमने कंवल टाइगर रिजर्व कवर किया था. वो कॉरिडोर पूरा देखा है हमने. सारे टाइगर रिजर्व मोस्टली वो हो चुके हैं. मैं आपको मैप में दिखाऊंगी तो कुछ लोग रिकॉल भी कर पाएंगे. ठीक है. देन यू हैव अ क्राइसिस ऑफ एकेडमिक एथिक्स इन इंडिया. ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. आपके जीएस पेपर 2 से जीएस पेपर ये एजुकेशन सेक्टर से भी लिंक करता है और जीएस पेपर 4 में एथिक्स से भी लिंक करता है. इवन इंटरव्यू से भी आई वुड से यहाँ से सवाल बन सकते हैं. क्या एडिटोरियल है ये डिस्कस करेंगे. तो शुरुआत इसी से करते हैं. शुरू करने से पहले अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है. सो देयर यू गो विद दिस आर्टिकल, अ क्राइसिस ऑफ एकेडमिक एथिक्स इन इंडिया. इंडिया में बहुत टैलेंट है, ये हम सब जानते हैं. कोई कमी ही नहीं है टैलेंट की. ऐसा है, एक से एक सब धुरंधर बैठे हुए हैं ना. तो बेसिकली अब ये जो आर्टिकल है जो बात कर रहा है ये यही कह रहा है कि देखो बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड पीपल हैं. इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट. स्पेशली ये जो आर्टिकल है वो बात करेगा साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर. ठीक है. तो अब यहाँ पे ये आर्टिकल कह रहा है कि चाहे वो रमन इफेक्ट हो, चाहे वो आइंस्टाइन थ्योरी हो, वी हैव सीन दिस डिस्कवरीज, दीज सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज इन द पास्ट. अब बात ये है रिसेंटली देयर हैव बीन अ कॉल फॉर इंडिया टू बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड. कैसे? हमारी एजुकेशन पॉलिसीज रही हैं. ठीक है. सो ओवरऑल बात यही है कि इंडिया अभी G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडिया होल्ड कर रहा था. दिस ईयर इंडिया होल्ड. काफ़ी मीटिंग्स अभी चल भी रही हैं. सो विद दिस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी भी है, देयर वाज अ कॉल दैट हैव बीन मेड फॉर द कंट्री टू स्टेप अप. एक कदम आगे और एक ग्लोबल स्टेज पे टेक दिस पोजीशन. किस चीज़ की पोजीशन? एक प्रोमिनेंट पोजीशन आप ले सकते हो. एक बहुत अच्छी बात है ये, जहाँ पर आपके देश को एक रिस्पेक्ट दी जा रही है. एंड ये बोला जा रहा है बाय टेकिंग दिस मोर प्रोमिनेंट पोजीशन एट ग्लोबल स्टेज, जहाँ पर हम साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं. आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है तो यू स्टेप अप एंड कम. Right? It means that India is becoming more influential, more respected in the world. It's like you are being recognized for your policies and for what you have done so far. लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती. ये तो शुरुआत है. प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसा है जो आपके नेशन को होल्ड बैक कर रहा है. कुछ ऐसा है दैट देयर इज़ एन ऑब्स्टेकल दैट इज़ होल्डिंग द नेशन बैक. और वो क्या है? वो इस आर्टिकल में मेंशन है. अनएथिकल एकेडमिक प्रैक्टिस. अनएथिकल एकेडमिक प्रैक्टिस में तो मैं अगर आपको सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो बचपन से हमें एक आदत लगी हुई है चीटिंग करने की.
क्लास फर्स्ट का बच्चा भी चीटिंग कर रहा है, फिफ्थ वाला भी, टेंथ वाला भी, इवन जब आप बीटेक करोगे, बीटेक कर रहे हो या जो भी है, मतलब वो चीटिंग की आदत लगी हुई है ना। तो वो भी अनएथिकल एकेडमिक प्रैक्टिस है। अगर आपको याद हो तो मैंने ना आपके साथ एक एडिटोरियल आया था कुछ टाइम पहले NIRF रैंकिंग का, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। जिस तरीके से आप इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देते हो, कौन सा इंस्टीट्यूशन अपनी रिसर्च फील्ड में अच्छा है, किसकी टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज के बेसिस पे आप वेटेज, मतलब ये भी एक इंडिकेटर ही है क्या ये रैंकिंग फ्लॉड है या नहीं है। उसमें मैंने आपको एक टर्म बताई थी, दैट वाज गिवन द अटेंशन, दैट वाज बाइब्लियोमेट्रिक। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो जब आप इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देते हो वो बाद में ऑब्वियसली हेल्प करती है ना, कि अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप क्या देखते हो, वहाँ की टीचिंग देखोगे, रिसर्च देखोगे, जो भी इंडिकेटर्स, वो जिस इंडिकेटर के बेसिस पे किसी रैंकिंग की नंबर 1 रैंक है, आप उस बेसिस पे एडमिशन भी लेते हो, आप उस पर रिलाई करते हो। लेकिन पीछे आर्टिकल था कि देयर वर इश्यूज विद रैंकिंग, राइट, कि यहाँ पर बाइब्लियोमेट्रिक बेसिकली ये था, इट इज़ अ टूल फॉर असेसिंग रिसर्च। लेकिन आपको इंस्टीट्यूशन की आप रिसर्च नंबर ऑफ पेपर्स देख रहे हो, आप क्वालिटी मैटर नहीं कर रहा वहाँ पर, किसी का कुछ भी उठा के कॉपी किया हो या कितने नंबर ऑफ पेपर्स वहाँ पब्लिश हुए हैं, बस नंबर्स पे 15, 20, 25, चलो नंबर 1 रैंक। आप बात समझ रहे हो। सो ये आर्ग्यूड था कि ये जो इंडिकेटर है ये किसी भी तरीके से, पूरी तरीके से किसी भी इंस्टीट्यूशन की साइंटिफिक परफॉर्मेंस को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी चाहिए रहेगी। तो मतलब ये कुछ कंसर्न्स काफ़ी टाइम से पीछे उठे। अभी ये आर्टिकल के अंदर ये होता है कनेक्टिविटी। ये क्या है कि जब मैंने ये एकेडमिक एथिक्स देखा तो मुझे याद आया कि हमने वो भी तो आर्टिकल करा था NIRF वाला, वो भी एजुकेशन सेक्टर में जो फ्लॉज हैं, रैंकिंग में जो फ्लॉज आ रहे हैं, उसको टारगेट कर रहा था। आप इसको यहाँ से लिंक कर सकते हो, जैसे जैसे अभी मैं आर्टिकल में आगे बढ़ूंगी आपको पता चलेगा। देखो ये आर्टिकल कहता है कि जब रिसर्च एथिकली नहीं होती तो जो उसका आउटकम होता है वो अनरिलायबल है। ऑब्वियसली वो अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। इसका मतलब ऐसा लगा लो कि आप किसी मेडिसिन पे भी आज ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, और अ न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर दैट मैटर। क्यों? क्योंकि जो डेटा आप यूज कर रहे हो वो मैनिपुलेटेड है, वो डिसऑनेस्ट है, राइट। एवरीवन इन द एकेडमिक्स दे शुड वर्क टुगेदर, ताकि आप ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोक सको। अब ये बात ऐसी है कि सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, दूसरी कंट्रीज में भी होता होगा, मैनी अदर। लेकिन ये आर्टिकल में राइटर कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर दे हैव सिस्टम इन प्लेस टू प्रिवेंट सच बिहेवियर, राइट। लेकिन इंडिया को इट नीड्स टू डू मोर। इट्स एसेंशियल फॉर आवर रिसर्चर्स, फॉर द स्टूडेंट्स टू फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स। चीटिंग नहीं करनी है, किसी के दूसरे काम को कॉपी नहीं करना है, राइट। एंड रिसर्च जो होनी चाहिए वो फेयर और ऑनेस्ट रिसर्च हो। नंबर अच्छा लाने के चक्कर में, आउटकम अच्छा दिखाने के चक्कर में, वैल्यू आउटपुट अच्छी लाने के चक्कर में आप डेटा के साथ मैनिपुलेट कर दो तो वो रिसर्च जो है वो डिसऑनेस्ट है, और बाद में इसके आपकी कंट्री की रेपुटेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। अभी आर्टिकल राइटर आगे कहते हैं कि देखो यहाँ ना एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में दे डोंट हैव क्लियर रूल्स ऑल्सो, क्या सही है क्या गलत है। रिसर्च में, स्टडीज़ में कोई प्रॉपर प्रोसेस ही नहीं है टू डील विद दिस मिसकंडक्ट एलिगेशंस, राइट। हालांकि गाइडलाइंस हैं फ्रॉम CSIR, वो गुड एग्जांपल्स हैं। उसके बाद 2 प्रॉब्लम्स इन्होंने जो हाईलाइट करी है इस पूरे आर्टिकल में, वो है एक तो पहला डाटा मैनिपुलेशन, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर आप डेटा को डिसऑनेस्टली चेंज कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, अपना नंबर अच्छा दिखाने के लिए आप डेटा के साथ वो होता है ना छेड़छाड़ कर रहे हो, ऐसा लगा लो। और सेकेंड इज प्लेगरिज्म, राइट। किसी के काम को कॉपी कर लेना विदाउट गिविंग क्रेडिट। पहला तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि इस पे एक मेंस का आंसर लिखो, डेली एक क्वेश्चन दे दिया, इस पे मेंस का आंसर लिखो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, गूगल से 4-5 लाइनें कॉपी करी और लिख दिया, राइट। वो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आपको बोला जाता है ऐसे लिखो, खुद से ना लिख के किसी और का कॉपी करा, फिर वो मेंस में जाके वही लिख दिया, तो वो है प्लेगरिज्म। मतलब इट्स लाइक यू आर कॉपिंग, लाइक इफ यू आर राइटिंग एन एसे। सिंपल सी बात है कि आपको कुछ, अगर बचपन में होता था ना, स्कूल में होमवर्क मिलता था एक आर्टिकल लिखने के लिए, और हम लोग क्या करते थे, ऑनलाइन जो हमें मिलता था वो सब लिखाए, और फिर उसके बाद जब क्लास में बोलने लगते तो 4 बच्चों की स्पीच सेम निकलती थी, राइट। सो यहाँ पर प्लेगरिज्म मीन्स लाइक टेकिंग समवन एल्स वर्क
लाइक राइटिंग्स और आइडियाज़ और प्रिटेंडिंग कि वो आपका काम है। और ये सीरियस इशू है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आप इसको बड़े लेवल पर देखोगे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, दीज अनएथिकल एक्शंस आर वेरी, मतलब दे आर बिकमिंग वेरी ईजियर टू डू। लेकिन जब पकड़ा जाता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हो फिर, राइट? फिर आप बोलते हो कि एवरीवन एल्स इन देयर इंस्टीट्यूशन इज डूइंग द सेम थिंग, राइट? फिर आप यू स्टार्टेड ब्लेमिंग अदर्स, फिर ब्लेम गेम चलनी शुरू हो जाती है। चाहे सामने वाला रिस्पॉन्सिबल है नहीं है वो अलग मैटर है। तो कहने का मतलब है ये दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे राइटर कहते हैं कि एक तो जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो पोजीशन ऑफ पावर है ना, वो यहाँ पर मतलब समटाइम्स दे स्टार्ट बिहेविंग कंट्रोलिंग, बॉसी, राइट? सो दीज प्रॉब्लम्स। और उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि एकेडमिक गाइड्स जो है ना वो भी दे बुली देयर स्टूडेंट्स। एक गाइड थे इंडिया में, इसी आर्टिकल में मेंशन है कि ही इवन टुक मनी फ्रॉम पीएचडी स्टूडेंट्स फॉर माइनर मिस्टेक्स लाइक बीइंग फ्यू मिनट्स लेट टू अ मीटिंग, सिर्फ इसी चक्कर में। तो यहाँ पे अगर हम क्लास में लेट आ जाते हैं तो जब सेशंस होते हैं तो बोलते हैं कि चलो 2 मिनट सही, 3 मिनट सही, कोई बात नहीं, लेट आ गए, लेकिन टाइम पे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मतलब ये है किस तरीके का, अगर आप देखो, सो फॉर अ माइनर मिस्टेक ऑल्सो एंड यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम अ पीएचडी स्टूडेंट, यू योरसेल्फ आर एन एकेडमिक गाइड। सो ये सारी चीज़ें इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो, जिसने कंप्लेन करी एंड शी इवेंचुअली लेफ्ट द इंस्टीट्यूट एंड वेंट अब्रॉड। सो ये एलिगेशंस जो हैं हमारी एकेडमिक कम्युनिटीज़ पे, ये आगे जाके ऑब्वियसली छोटे स्केल पे लगता है कोई बात नहीं, यही मैटर खत्म हो गया, लेकिन जब आप रिसर्च सेक्टर में ये फील्ड में देखते हो तो कंट्री की रेपुटेशन को आगे जाके इम्पैक्ट पड़ता है। एंड द सिचुएशन इज नॉट गुड अमंग स्टूडेंट्स इन इंडिया। अगर आप देखो, वही है ना कि ये आर्टिकल में राइटर कह रहे हैं कि स्कूल में क्या होता है, अच्छे स्कूलों में भी बच्चे एग्जाम्स में चीट करते हैं, और कुछ स्मार्ट बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम अपने दोस्त की हेल्प ही तो कर रहे हैं बाय लेटिंग देम चीट। और कुछ ऑनेस्ट बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने से डरते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू बी सीन कि मैं डिसलॉयल दिखूं टू देयर फ्रेंड्स ऑल्सो। ये प्रॉब्लम कल्चर से कनेक्टेड है। आर्टिकल में जापान का एग्जाम्पल दिया है जहाँ पर जब इफ़ एनी स्टूडेंट ट्राइज टू चीट, दूसरा बच्चा उसको इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। हमारे यहाँ पे एक चीटिंग कर रहा है तो दूसरा भी करने लगता है, राइट? तो ये कल्चर है। सो our academic culture is seen as dishonest by the people from other countries. So overall, it will hurt the students who get a chance to compete globally, right? So ये पूरा आर्टिकल जो है इन इश्यूज को, इन एथिक्स को और इंटेग्रिटी के साथ चलना, अपनी रिसर्च को अनएथिकल नहीं लेकर जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इवन यहाँ पर हाईलाइट किया गया है द लीडर्स इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हु हैव बीन फाउंड टू कॉपी अदर वर्क विदाउट गिविंग देम द क्रेडिट, राइट? वही प्लेगरिज्म की बात आ गई। सो ओवरऑल इट्स बीन ट्रबलिंग ऑब्वियसली। ये एकेडमिक रिसर्च को, उसके ये सारी चीज़ें जो हैं उसको अफेक्ट करती हैं। एंड अगर ये एटीट्यूड रहा, ये चीज़ें चेंज नहीं हुई, तो ऑब्वियसली देखो इंडिया जो है इज़ पावर हाउस, रिसर्च पावर हाउस है, पोटेंशियल है, वो चीज़ें फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी, राइट? इट विल बी चैलेंजिंग फॉर टैलेंटेड यंग रिसर्चर्स जो इंडिया के अंदर हैं एंड जो ओवर अदर कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर वो कोलैबोरेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो ओवरऑल ये आर्टिकल यही कह रहा है कि वी नीड टू एनकरेज फेयर एंड ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस इन एकेडमिक्स, ताकि इंडिया ऑब्वियसली आगे ग्लोबल स्टेज पे ट्रूली इट शाइन्स, राइट? जीएस पेपर 2 से लिंक करता है, और यहाँ पर यही एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के जिस तरीके से हम, ये आर्टिकल में ये था कि फ्लॉड रैंकिंग है या नहीं है, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, तो ये चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो। हम ऑलरेडी ऐसी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। आपके पास इंटरव्यू में ऐसे चीज़ों पे सवाल ज़रूर बन सकता है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट? सो दिस क्राइसिस ऑफ एकेडमिक एथिक्स इन इंडिया, अब जैसे एनआईआरएफ की रैंकिंग्स की बात आ ही रही है, तो प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकता है कि जब रैंकिंग होती है इंस्टीट्यूट्स की, कितने इंडिकेटर्स होते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर कितने इंडिकेटर्स होते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, राइट? सो ओवरऑल देखो, जब आपको चीज़ों को इम्प्रूव करना है, फॉर दैट मैटर आपको इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग को इम्प्रूव करना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? एडवोकेट रिसोर्सेज दो, इंसेंटिव दो, रिकॉग्नाइज करो। बायोमेट्रिक शुड नॉट ओनली बी द सोल क्राइटेरिया फॉर द इवैल्यूएशन पर्पस ऑल्सो, राइट? आउटकम बेस्ड करिकुलम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहिए। चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, जिस तरीके से आप डेटा को कलेक्ट करते हो, एंड जिसके पास आप डेटा है उसके पास गोल्ड है ना?
तो ये चीज़ों को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एथिक्स की ऑब्वियसली बात आई जाती है यहाँ पे, तो आप जीएस पेपर 4 से भी इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। सो अनएथिकल एकेडमिक प्रैक्टिसेस नहीं हो, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पूरा आर्टिकल था। अब चलते हैं आगे, ये आपका एडिटोरियल था। लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स नाउ जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लाइफ मिशन बेसिकली है, देयर वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट ऑन दिस लाइफ मिशन, एंड हमारे लिए बेसिकली लाइफ मिशन इंपॉर्टेंट है, बट द इंडियन एम्बेसी जो है इन काठमांडू एंड इंडियन कॉन्सुलेट जनरल रिसेंटली हेल्ड दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स। क्या है लाइफ मिशन? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट। मैं आपको शुरू में बता रही थी ना कि एक मास मूवमेंट है, ये बिहेवियरल चेंज लाने की बात करी जाती है यहाँ पर। जब आप बात करते हो एनवायरनमेंट की, सस्टेनेबल तरीके से रहने की और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने की, आप फोर्सफुली नहीं कर सकते हो। जब खुद से आता है कि बाहर जाते टाइम लाइट्स ऑफ कर दे, फैंस ऑफ कर दे, लैपटॉप ऑफ करो, चार्जिंग के बटन को ऑफ करो, राइट। सो अगर थोड़ा सा कहीं तक जाना है तो 500 मीटर तक पैदल चले जाओ, बाहर नहीं खाओ, कभी खाओ, महीने में एक बार खा लो, हफ्ते में एक बार खा लो, डेली जंक फूड नहीं खाओ। सो जिस तरीके के बिहेवियरल प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट करते हो, जिस तरीके का आपका लाइफस्टाइल है और वो कैसे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वो कनेक्टेड है। सो दिस मिशन लाइफ इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, आपका लाइफस्टाइल जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया एट 26th UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 इन ग्लासगो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना 2021 के अंदर, जहां पर बात आ रही है कि इंडिविजुअल्स, एक एक बंदा अकेला अकेला कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है उसकी कैपेसिटी के अनुसार। सो द प्रोग्राम होप्स टू मोबिलाइज 1 बिलियन इंडियंस एज वेल एज पीपल इन अदर कंट्रीज ऑल्सो टू बिकम इंडिविजुअल्स हु प्रैक्टिस सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, राइट। जिस तरीके का आपका तरीका होगा, रहने का होगा, वैसे ही पानी वेस्ट नहीं करा, जब ब्रश कर रहे हैं तो टैप क्लोज कर दिया, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम समझें बात को तो ऑब्वियसली एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है। आपको लगेगा सिर्फ एक बंदा कर रहा है, नहीं, अगर ये आदत हर किसी में डलेगी तो कितना पानी सेव होगा। आज हम ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, कितने ऐसे इशूज हैं जिससे हम डील कर रहे हैं। सो इट मेक्स द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज डेमोक्रेटिक, जहां पर हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा विद देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज। तो एक मास मूवमेंट है जो कि P3 मॉडल के स्पिरिट पे चल रहा है, प्रो प्लैनेट पीपल। नाउ व्हाट इज दिस? नाम से ही पता चल रहा है, वी शुड लिव आवर लाइव्स इन अ वे दैट टेक्स केयर ऑफ प्लैनेट, हेल्प्स द प्लैनेट एंड इज गाइड बाय द नीड्स ऑफ द प्लैनेट। अब यहाँ पर 3 pronged स्ट्रैटेजी है फॉर चेंजिंग पीपल्स कलेक्टिव अप्रोच। पहला क्या है? नडजिंग इंडिविजुअल्स, लोगों को एनकरेज करना कि सिंपल थिंग्स करो दैट आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट इन आवर एवरीडे लाइव्स, लाइक छोटे छोटे एक्शंस दैट एड अप टू मेक अ बिग डिफरेंस, राइट। अब फॉर दैट मैटर, इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे मन में आया कि अगर मुझे लैम्प लेना ही है तो मैं सोलर लैम्प ले लूँ, राइट। मतलब मैंने किसी चीज़ की डिमांड करी है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? एनेबलिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स। इट्स अबाउट कि आप कंपनीज को और बिजनेसेस को कैसे हेल्प कर रहे हो कि जो ग्रोइंग डिमांड है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए, उसको आप क्विकली रिस्पॉन्ड करो। मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हो फॉर एवरीवन। तो वो हो गया सप्लाई। मैंने डिमांड करी तो अब सामने होना भी तो चाहिए ऐसा कोई सोलर लैम्प। सो उसके बाद थर्ड इज to influence government and industrial policy to support both sustainable consumption and production. Obviously mission का यही है to convince industries, governments to support such practices, to promote such practices that are good for both environment as well as people. ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। Over 1200 biogas plants have registered on Gobardhan portal since it was launched according to an official release. अब ये गोबर्धन स्कीम और गोबर्धन पोर्टल क्या है? बायोगैस प्लांट सेट करना है, उसके लिए ये पोर्टल है ताकि इस प्रोसेस को आसान बनाया जा सके और ऑर्गेनाइज किया जा सके चीज़ों को और ज़्यादा। तो मतलब एक सेंट्रल प्लेस हो गया जहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी, कॉपरेटिव्स, मतलब दे सिंगल प्लेस हो गया, एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म, एक वन स्टॉप शॉप बोल सकते हो, जहाँ पर
It serves as a place where these companies, government that want to build a biogas plant, they can register. वो register करेंगे, उन्हें एक unique number मिलेगा, registration number मिलेगा, जिससे आपको lots and lots of benefits मिल सकते हैं, सरकार से support मिल सकता है. So it helps the registered entities to access various type of help and support from different ministries. तो यहाँ पर जिसने भी, मतलब एक ऐसा लगा लो, अगर किसी ने बायोगैस प्लांट सेट करना है और वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो उनको सपोर्ट, रिसोर्सेज मिल सकते हैं. एंड ऑब्वियसली बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट, राइट. अब रही बात गोबर्धन स्कीम की, तो ये मैंने आपको बताई दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सारी बातें. अब गोबर्धन स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं. गोबर्धन स्कीम जो है, इसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, कैटल डंग. गोबर्धन क्या है, मतलब जो गोबर धन में आप उसको कन्वर्ट कर सको, राइट, वेल्थ. तो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, ऑर्गेनिक वेस्ट, इसका एम स्कीम का है कि हम जब इसको कन्वर्ट कर पाएँ इनटू बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर्स, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस टू जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी. तो ये प्रोग्राम है, जल शक्ति मिनिस्ट्री है, 2018 में लॉन्च हुआ था अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2. हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है. क्यों होता है 28 जुलाई को ही, क्यों होता है? तो सबसे पहले तो 28 जुलाई इज दिस डे टू रेज अवेयरनेस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, राइट, दैट कैन लीड टू लीवर कैंसर एंड मेनी अदर सीवियर डिसीजेज एज वेल. सो इसके बारे में पढ़ लेते हैं. अब WHO ने 28 जुलाई इसलिए रिकॉग्नाइज किया था, वो तो बिकॉज इट्स द बर्थडे ऑफ डॉक्टर बरुच ब्लूमबर्ग हु डिस्कवर्ड हेपेटाइटिस बी वायरस इन 1967. फिर ही डेवलप फर्स्ट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑल्सो नोबेल प्राइज विनर रहे इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन. इस बार की थीम है वी आर नॉट वेटिंग, मतलब वो दिखा रहा है कि देयर इज अ नीड फॉर अर्जेंट एक्शन टू एलिमिनेट वायरल हेपेटाइटिस बाय 2030. अब हेपेटाइटिस क्या है, कितने तरीके का होता है, क्या कॉजेज हैं, वो जान लेते हैं. हेपेटाइटिस एक कंडीशन है जहाँ पे आपका लीवर जो है इट बिकम्स स्वॉलन एंड डैमेज. स्वेलिंग क्यों होती है? जब आपके बॉडी टिश्यूज जो हैं दे आर इन्फेक्टेड, दे आर हर्ट, ऐसे लगा लो. अब हेपेटाइटिस देयर आर डिफरेंट टाइप्स. वायरल हेपेटाइटिस दैट इज कॉज्ड बाय सर्टेन वायरस, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, राइट. देयर आर डिफरेंट हेपेटाइटिस वायरस, A, B, C, D, E. एल्कोहल हेपेटाइटिस, जब आप बहुत ज़्यादा यू ड्रिंक टू मच ऑफ एल्कोहल रेगुलरली, तो हैवी एल्कोहल कैन हर्ट योर लीवर. टॉक्सिक हेपेटाइटिस, समटाइम्स कुछ सर्टेन पॉइजन्स, कोई केमिकल, कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट, इट मे डैमेज द लीवर एंड दिस इज कॉल्ड टॉक्सिक हेपेटाइटिस. ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, इसके अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इट अटैक्स योर लीवर. अब ये वी डोंट नो एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों होता है, बट इट कुड बी रिलेटेड टू योर जीन्स और एनवायरमेंट यू लिव इन. अब हेपेटाइटिस या तो शॉर्ट टर्म हो सकता है, मतलब एक्यूट, या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब कि क्रॉनिक. अब ये जो वायरल हेपेटाइटिस है ये कैसे स्प्रेड करता है? वायरल हेपेटाइटिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E. हेपेटाइटिस A और E ये होता है जब आप कंटामिनेटेड फूड और वाटर कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज कंटामिनेटेड विद इन्फेक्टेड पर्सन्स, राइट, या फिर आप अनकुक्ड फूड ले रहे हो. हेपेटाइटिस B, C और D होता है जब यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड ऑफ समवन हु हैज दिस डिसीज. हेपेटाइटिस B और D ऐसे भी स्प्रेड हो सकता है विद अदर बॉडी फ्लूइड्स, मतलब या तो आप शेयरिंग ड्रग नीडल्स या फिर अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स है तो यहाँ से हेपेटाइटिस B और D आता है, राइट. तो A, B, C, D, E कैसे कैसे हो सकता है, किस तरीके से स्प्रेड होता है वो बता दिया. सिम्टम्स में फीवर होगा, थोड़ा fatigue and dark urine, just give me a minute, abdominal pain, vomiting, loss of appetite, joint pain, right, jaundice. अब ट्रीटमेंट की बात यह है कि देखो डिपेंड करता है एक्यूट है या क्रॉनिक. एक्यूट है तो ऑब्वियसली इट मे गो अवे ऑन इट्स ओन, और डिफरेंट मेडिसिन भी हैं टू ट्रीट डिफरेंट क्रॉनिक टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस. ऑल्सो सर्जरी, मेडिकल प्रोसीजर्स भी पॉसिबल हैं फॉर द ट्रीटमेंट. ये है आज का लास्ट आर्टिकल जिसमें हम बात करेंगे कंवल और अमराबाद टाइगर रिजर्व की. मैप में घूम लेते हैं. तेलंगाना, नवेगांव, नागजीरा ऊपर देख रहे हो, महाराष्ट्र में तडोबा अंधेरी, नीचे कंवल, ये है कॉरिडोर.
तडोबा अंधेरी, कवल, इंद्रावती, ये कॉरिडोर देख रहे हो आप। इंद्रावती छत्तीसगढ़ के अंदर, कवल तेलंगाना उसके नीचे, अमराबाद। तो मैप प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज नंबर ऑफ बिग कैट्स इन दीज प्रोटेक्टेड एरियाज दे हैव डिक्रीज फ्रॉम 26 to 21, 2018 से 2022 में। मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मैप में प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर देख लेना। मैंने मैप में फिर भी दिखा दिया है। कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना के अंदर है, गोदावरी रिवर पड़ती है और महाराष्ट्र का बॉर्डर पड़ता है, डेक्कन पेनिनसुला पड़ता है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इट, एंड द रिजर्व इज द कैचमेंट फॉर द रिवर्स गोदावरी एंड कदम। वही तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ऊपर महाराष्ट्र में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व पड़ता है, तो इट हैज़ कनेक्टिविटी टू बोथ। यहाँ पर आपको सर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, टीक इज फाउंड है, एंड इट हैज़ अ फनल डाइवर्सिटी जो कि टिपिकल है टू द डेक्कन प्लेटू, चिंकारा, ब्लैक बक, स्पॉटेड डियर, राइट। रही बात अमराबाद टाइगर रिजर्व की, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व वही उसके नीचे पड़ता है, तेलंगाना में ही, नागर कुरनूल नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट में। और 1983 में इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सेंचुरी। फिर स्टेट की बाइफर्केशन हुई, देन इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अमराबाद टाइगर रिजर्व इन 2015। इट कवर्स अ पार्ट ऑफ नल्लामला फॉरेस्ट, एंड यहाँ पर आपको डीप वैलीज, जॉर्जेस, एंड इट फॉर्म्स द कैचमेंट ऑफ कृष्णा रिवर ऑल्सो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद कर लोगे तो आप फायदे में रहोगे। अच्छा है, मैप में भी देख लेना। और डेंस ग्रास है दैट अकर्स इन 30% ऑफ द एरिया। और रही बात एनिमल्स, बर्ड्स की, तो टाइगर, लेपर्ड, इंडियन वॉल्फ, ओवर 300 बर्ड स्पीशीज आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे। ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, बाकियों को भी रेफर कर सकते हो, एंड मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर signing off for today. We'll meet you tomorrow. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.